तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे इस चैनल पर शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जहाँ पर 2 लेसन हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लास्ट ही लेक्चर में हम लोग ने जो हमारा लेसन नंबर 10 था उसे कंप्लीट किया पूरा। सही है, 10 लेक्चर लग गए, मुझे पता था, पर कोई बात नहीं, हमारा 10th लेक्चर ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। सही है, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस दिखे हैं कि सर 2-3 लेक्चर्स में या 3-4 लेक्चर्स में हमारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए ताकि हमारा सिलेबस बहुत आगे चला जाए या जल्दी ख़त्म हो जाए। बच्चों देखो, एक बात मुझे आप लोगों को बतानी है, जो बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। सही है, अगर आपको पता ही नहीं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं इंडक्टिव इफेक्ट -i + i क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो आप रिएक्शंस नहीं पढ़ पाओगे। रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे। सही है, इसीलिए यही एक रीजन होता है कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते। सही है, और जब एग्जाम में कोई रिएक्शन आती है तो बच्चे फिर ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम पे, उस क्वेश्चन को देख के उनको ये तक नहीं याद आता कि ये क्वेश्चन आखिरकार किस लेसन से है। समझ रहे हो, अभी कई सारे ना, अभी तक तो तुम लोग ने एक लेसन पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव। सही है, अब वहां से कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग आराम से कर लोगे। सही है, पर अभी जब तुम लोग ये नेक्स्ट लेसन पढ़ोगे यार, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक ईस्टर ईथर वाला आएगा। ठीक है, इतने सारे जब आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे, अलग अलग रिएक्शंस करोगे ना, आपकी इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट 200 से 300 रिएक्शंस दिए हुए हैं, ज्यादा ही होंगे थोड़े। समझ रहे हो, तो जब इतने रिएक्शंस आप एक साथ पढ़ लोगे और फिर जब आप जाओगे बोर्ड में एग्जाम देने के लिए, सही है, तो उस टाइम पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीप में नहीं पढ़ी होगी ना, तो आप रिएक्शंस नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ऐसा नहीं है कि आप रट लो, या ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को मेमोराइज कर लो चीज़ों को और अपने हिसाब से लिख दोगे, नहीं। और आप खुद से चीज़ें वहां पर बना भी नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी कैटलिस्ट हैं, जो भी सॉल्वेंट है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो फिक्स है, वही बनने वाला है। और अगर आपने कुछ भी बना दिया, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी कहीं यहाँ वहीं से कुछ ला दिया ना आपने, तो मार्क्स कटेंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बच्चों जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, तो भी मैंने आपको कहा था कि इस लेसन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, इस लेसन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लेसन पढ़ाते टाइम पे मैं आप लोगों को बेसिक्स क्लियर करवा रहा था। मैं बता रहा था अलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, पर फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसे क्लियर करवाया बेसिक से। अब इन लेसन्स में जितनी भी चीजें मैंने वहां पढ़ाई है बेसिक, वो मैं वापस नहीं रिपीट करूंगा। वो चीजें आपने ऑलरेडी देखी है, पढ़ी है, 10th लेसन नहीं पढ़ा होगा तो जरूर से देखना। सही है, जो चीजें मैंने बेसिक वहां पे क्लियर किया था वो चीजें मैं यहां पर क्लियर नहीं करने वाला। समझ रहे हो, जैसे विनाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, समझ रहे हो, प्राइमरी क्या होता, प्राइमरी अल्कीन क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कीन क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, वो सब मैंने आप लोग को बेसिकली वहां पर पूरा पढ़ाया था। सही है, ठीक है, सो इन चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा इस लेसन के अंदर इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया हुआ है, तो ये लेसन थोड़ा सा पास जाएगा। पर हाँ, वहां पर उस लेसन में सिर्फ एक ही आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना था, दैट इज हैलोजेंस। हैलाइड था ना, हैलोजेंस आपको सिर्फ एक ही पढ़ना था फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका अल्कोहल, एक है फिनॉल, एक है ईथर। सही है, तो तीनों के आपको प्रिपरेशन पढ़ने पड़ेंगे, तीनों के आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। सही है, अभी आज हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सही है, तो लेसन्स के अंदर रिएक्शन बहुत सारे होने वाले हैं, तो ध्यान से जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा, जितनी भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटर होगा, स्ट्रॉन्ग। सही है, वरना नंबर चले जाएंगे एग्जाम में। सही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं, तो आज जो हम लोग लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम योर 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके 12th एग्जाम में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन इसी लेसन से आते हैं। ठीक है, इस लेसन से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस लेसन को थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस के साथ पढ़ें, चलेगा? ठीक है, तो चलो बहुत हुई बातें, अब शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा ये लेसन। देखो, आज हम लोग नया लेसन शुरू कर रहे हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 1। सही है, तो 2 लेसन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किया था, एक सॉलिड स्टेट लेसन नंबर 1 और एक अपना हैलोजन डेरिवेटिव। नहीं देखा है तो देखना जरूर से। और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करना, सिर्फ केमिस्ट्री मत पढ़ो, और भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो, जैसे बायोलॉजी हो गया,
फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। तो इनके भी लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहां पर आप जाइए, वहां पे आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बायोलॉजी तो मैंने ही पढ़ा है, आप लोग को पता होगा, मैंने ही लास्ट ईयर पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ाई थी 15 लेसन, सही है। हमारे संजीव सर है जिन्होंने आपको फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, नौशाद सर ने आपको मैथ्स पढ़ाया हुआ है, सही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोज़ है, वहाँ पर देखिए, पढ़िए और अपनी 12th स्टैंडर्ड की जर्नी को बेटर बनाइए, सही है, क्योंकि 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, देरी तो काफ़ी हो गई, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, सही है। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लेना, कुछ मैसेज होगा तो वो भी बता देना, सही है। अब देखो ये लेसन मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर मैंने पूछा था कि नेक्स्ट लेसन कौन सा स्टार्ट करना है, और इंस्टाग्राम पे ही बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर अगला लेसन स्टार्ट कर दो, तो मैंने यही वाला लेसन चुना है। बच्चों इस लेसन के अंदर हमें 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, एक है अल्कोहल, एक है फिनॉल्स और एक है ईथर, ठीक है। एक है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और ये जो अल्कोहल और फिनॉल है इन दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप लगेगा, दैट इज OH, ठीक है। जो OH है जिसे हम लोग हाइड्रोऑक्सी कहते हैं ऑर्गेनिक की भाषा में, हाइड्रोऑक्सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो हाइड्रोऑक्सी जो है वो इन दोनों का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग जानेंगे सबसे पहले आज इस लेक्चर में। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार आपका अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, सही है। और बच्चे लोग ना हमेशा ईथर और ईस्टर में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, पर जब वो ईस्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी ईथर के टाइम पे नहीं बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों अल्कोहल के बारे में कि आखिरकार ये अल्कोहल है क्या। अल्कोहल है क्या बच्चों, देखो इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, ROH, ठीक है। इसको मैंने किस तरीके से डिनोट किया है, ROH। ये जो OH है बच्चों, दिस इज योर हाइड्रोऑक्सी ग्रुप, ठीक है। और इसी ग्रुप को आप अल्कोहल भी कह सकते हो, आप लोग अल्कोहल, ठीक है। जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग अल्कोहल कहेंगे। और ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, ये है बच्चों आपका अल्काइल ग्रुप। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आप अल्कोहल्स पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आपका ये जो अल्काइल ग्रुप होगा ना बच्चों, ये हमेशा एलिफैटिक कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा बच्चों, ये हमेशा एलिफैटिक कार्बन होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय एलिफैटिक कार्बन, एलिफैटिक कार्बन ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ कार्बन को कहते हैं जो एक चेन में अरेंज हो, रिंग में अरेंज नहीं होने चाहिए, जो किस में हो, चेन में अरेंज हो, या फिर आप कह सकते हो कि इनके अंदर सैचुरेशन लेवल होगी। ये क्या होंगे बच्चों, हमेशा सैचुरेटेड होंगे, समझ रहे हो। तो अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे अल्काइल ग्रुप से अटैच है, या तो वो एलिफैटिक हो या तो वो आपका सैचुरेटेड हो, दोनों सेम ही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऊपर से दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। डिटेल में भी हम लोग नहीं जा रहे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर कम अंडर बच्चों अल्कोहल, ठीक है। ऐसे जो कंपाउंड है बच्चों वो किसके अंदर आते हैं, आपके अल्कोहल्स के अंदर आते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। सो अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल्स क्या है, अल्कोहल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए। एलिफैटिक समझ में आई बात, एक चेन में होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए, जैसे CH3OH। नाउ CH3OH अच्छा एग्जांपल है आपके अल्कोहल्स का। क्या है ये, इट इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोग को। तो ये है बच्चों आपका मिथाइल अल्कोहल, सही है। ये आपका कॉमन नेम है। अगर IUPAC की बात करें तो इसे हम लोग मीथेनॉल कहेंगे। ये कैसे देंगे, क्या देंगे, ये सब हम लोग IUPAC वाला जब लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, प्रोबेबली जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन और आपके क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करने वाले हैं मेनली। तो समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। अल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों, अल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें क्या लगा हो, हाइड्रोक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा हो और वहां पे आपका अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप हमेशा
एलिफैटिक होना चाहिए, यहां पर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों, एलिफैटिक होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल लें, कोई भी ले लो, चेन डाल दो, CH2 CH2 OH, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल। आप ये भी ले सकते हो, C CH3 CH3 H OH, तो ये भी आपका एलिफैटिक नॉर्मल कंपाउंड है। सही है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर अल्कोहल्स। ये हो गया बच्चों आपके अल्कोहल। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं बच्चों हम लोग फिनॉल्स के बारे में। अब नाउ व्हाट इज मीन बाय फिनॉल्स। और अभी मैंने आपको बोला था, लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बोला था कि फिनॉल्स और अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, दैट इज हाइड्रोक्सी। इसके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, दैट इज हाइड्रोक्सी, यानी आपका OH। सही है। और ये OH के आगे आपको एक हल्का सा बॉन्ड दिखाना है। ये क्यों? क्योंकि आपका ये जो ऑक्सीजन है यही किसी कंपाउंड के आगे जाके क्या कर रहा है, आपका बॉन्ड बना रहा है। सही बात है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिनॉल। अब देखो फिनॉल बच्चों कोई ग्रुप ऑफ ये नहीं, अगर मैं सिर्फ फिनॉल की बात करूं, सिर्फ वर्ड अगर फिनॉल की बात करूं, तो फिनॉल बच्चों एक्चुअल में एक कंपाउंड है। एक्चुअल में क्या है बच्चों, फिनॉल आपका क्या है, एक कंपाउंड है। तो फिनॉल क्या होगा, मान लो मैंने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी, दिस इज अवर बेंजीन रिंग। सही है। और अगर इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आपका एक OH अटैच कर दूं, ठीक है, अगर इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, अगर एक OH का मॉलिक्यूल मैंने अटैच कर दिया, सो दिस कंपाउंड इज नोन एज, ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज। क्लियर है, बात समझ में? तो यहां पर भी आपका आपका ROH ही है। ठीक है, यहां पर भी जो आपका कंपाउंड है वो मोटा मोटा क्या है, ROH ही है, जिसका मतलब क्या है, OH आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। पर यहां पर आपका जो अल्काइल ग्रुप है, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप, ये एलिफैटिक नहीं होगा, दिस मस्ट बी एरोमेटिक। ठीक है, दिस मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना सा कहा बच्चों कि अगर आपका OH ग्रुप यानी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली अटैच है। अगर बीच में CH3 आ गया उससे अटैच होगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं कहलाएगा। अगर ये डायरेक्टली किसी भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ये अटैच्ड है तो इसे मैं किसके कैटेगरी में डालूंगा, फिनॉल्स की कैटेगरी में डालूंगा। या फिर आप लोग एरोमेटिक अल्कोहल भी लिख सकते हो, फिनॉल की जगह आप इस पूरे ग्रुप का नाम लिख सकते हो एरोमेटिक अल्कोहल। समझ रहे हो? ठीक है, तो मतलब ऐसे अल्कोहल्स, ऐसे OH ग्रुप जो किससे अटैच्ड है बच्चों, जो किससे अटैच है, आपके एरोमेटिक स्ट्रक्चर से अटैच है, एरोमेटिक कार्बन से अटैच। ठीक है, सो ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, डिलीट कर दो। ठीक है, ये इसका है। नो, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे इज योर वन बेंजीन रिंग एंड इसी बेंजीन रिंग से एक और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ये स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा होगा, कहीं देखा है? आपका एक बेंजीन है बच्चों और इसी बेंजीन से आपकी दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ सही है। तो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, दिस इज योर डबल बेंजीन रिंग, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों नैप्थलीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। इसका नॉर्मल नाम आपका नैप्थलीन है। नैप्थलीन बॉल्स होती है ना हमारे घर पे, हम लोग कपड़े के अंदर डाल देते हैं उसको ताकि हमारे कपड़े से बदबू ना आए। अभी बारिश का समय भी शुरू हो गया, तो बारिश के अंदर आप लोग देखो आपकी मम्मी क्या करती है कि कपड़े के अंदर एक छोटी सी बॉल डाल देती है, इसको नैप्थलीन बॉल बोलते हैं। सही है। या फिर कभी जो बॉयज होंगे वो देखे रहेंगे, अगर बॉयज वॉशरूम में भी एक छोटी सी ये बॉल पड़ी रहती है व्हाइट कलर की, दैट इज नथिंग बट नैप्थलीन, जिसका स्मेल थोड़ा अच्छा होता है, जो आजू बाजू का जो खराब स्मेल होता है उसे वो कैंसल आउट कर देता है। समझ रहे हो? सो दिस इज द नैप्थलीन। अगर इसी नैप्थलीन पे मान लो मैंने क्या अटैच कर दिया बच्चों, एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक अल्कोहल। और इसका नाम क्या है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों नैप्थॉल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नैप्थॉल। तो अगर नैप्थलीन पे आपका OH मॉलिक्यूल अटैच होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ नैप्थॉल। और नैप्थॉल भी बच्चों आपके फिनॉल का ही पार्ट है, मतलब आपके एरोमेटिक अल्कोहल्स का ही पार्ट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो इतनी सी समझ में आई। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आप लोग को।
कि अगर मैं सिर्फ अल्कोहल की बात करूं, तो यहां पे भी आपका ROH ग्रुप है, जहां पे OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सही है, और R आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप हमेशा अल्कोहल्स के अंदर, ये अल्काइल ग्रुप हमेशा किसका रहेगा बच्चों, एलिफेटिक कार्बन का ही रहेगा। ये हमेशा किसका रहेगा, एलिफेटिक कार्बन का ही रहेगा। मतलब चेन ऑफ कंपाउंड जहां पे कोई भी एरोमेटिक रिंग ना हो, जहां पे कोई भी एरोमेटिक रिंग ना हो, वो आपका क्या हो जाएंगे, अल्कोहल, सही है। और यहीं अगर यहीं बच्चों कोई आपका एरोमेटिक रिंग आ गया और इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली आपका OH अगर अटैच हो गया, अगर इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कोई भी आपका OH अगर अटैच हो गया या आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा, आपके फिनॉल्स के कैटेगरी। ठीक है, समझ में आई बात। इसीलिए मैंने कहा था कि फिनॉल्स और अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या सेम है, OH, सही है, पर दोनों के सिर्फ अल्काइल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। वहां पे एलिफेटिक था, यहां पे एरोमेटिक। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया, ठीक है, आगे चले। लेट्स मूव टू अवर थर्ड कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट अवर ईथर, सही है। नाउ ईथर में क्या होता है, ईथर का आपको एक डेफिनेशन लिख के देता हूं। ethers are organic compound in which, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए मैं तुम लोगों को इसका स्टेटमेंट भी लिख के दे रहा हूं, बाकी के पहले दो वाले बड़े ही आसान थे, सही है। सो ethers are the organic compound in which one oxygen atom is attached to अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, सही है। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप बच्चों एलिफेटिक और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, यानी आपके अरीन्स ना, अल्केन्स और एरीन्स, ये भी आप कह सकते हो, अल्केन भी हो सकता है, अरीन भी हो सकता है, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, ठीक है। एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं, या फिर एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो दिस आर द ईथर। अब ईथर को जनरली हम लोग कैसे दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं बच्चों आपके ROR डैश, ठीक है, ROR डैश। अब ये डैश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या। तो दिस इज योर ईथर, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ईथर, जहां पर आप एक चीज देखोगे कि सेंटर में एक ऑक्सीजन एटम है, सेंटर में क्या है बच्चों, एक आपका ऑक्सीजन एटम है, और ये ऑक्सीजन एटम दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, दीज आर अल्काइल ग्रुप, सही है। तो ये जो आपका ईथर है बच्चों, सॉरी, ये जो आपका कार्बन एटम है ये आपके दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, सही है। तो वही चीज मैंने भी लिखी कि ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईथर क्या है बच्चों, ईथर एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन विच, ठीक है, इन विच वन ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू टू अल्काइल ग्रुप, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से आपका एक ऑक्सीजन एटम अटैच्ड रहता है। अब ये अल्काइल ग्रुप बच्चों दोनों एलिफेटिक भी हो सकते हैं, मान लो ये दोनों एलिफेटिक हो गए, सेम हो गए, सेम भी हो सकते हैं। मान लो बच्चों एक एलिफेटिक होगा एक एरोमेटिक होगा, सही है। मान लो ऐसा भी हो सकता है बच्चों दोनों ही एरोमेटिक है, समझ लो, दोनों ही क्या है, एरोमेटिक है। तो ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं। बट अगर कभी भी आपको जिंदगी में कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे और आपको दो कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन दिख जाए कि दो आपके अलग अलग अल्काइल ग्रुप है और दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, सो दैट ग्रुप विल बी ईथर्स, ठीक है। उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ईथर्स का नाम देंगे, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग किसका नाम देंगे, ईथर्स का नाम देंगे। अब मैं तुम लोग को थोड़े से एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो CH3O CH3, ये भी आपका ईथर है, ये कैसा है, तो यहाँ पे भी एलिफेटिक है, यहाँ पे भी एलिफेटिक है, तो ये एलिफेटिक हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ROR, जहाँ पे R दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैंने R डैश नहीं डाला, R डैश मतलब क्या, डिफरेंट R, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, सही है। आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3O और ये आपका एक बेंजीन से अटैच हो जाएगा,
समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर, ये तो आपका एलिफेटिक है, पर ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक। तो आपका एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक के साथ भी आपका क्या फॉर्म कर सकता है, ईस्टर बना सकता है। और साथ ही में बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे थोड़ा बेकार बन गया, ठीक है। तो ये भी आपका सेम हो जाएगा ना। यहाँ पे भी आप देखो तो दोनों के दोनों सेम है, बट ये कैसे हैं, ये भी आपका एरोमेटिक है एंड ये भी आपका एरोमेटिक है, समझ रहे हो, ठीक है। सो दीज आर द ईथर। अगर दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन दिख गया गलती से भी कहीं भी, अगर दो अल्काइल ग्रुप में बीच में ऐसे ऑक्सीजन दिख गया, जैसे दो अल्काइल ग्रुप कैसे पकड़ के खड़ा है, तो वो क्या है, वो ईथर है। वो क्या है बच्चों, वो ईथर है, समझ रहे हो। सो ईथर क्या होता है आपका, ROR इज द फंक्शनल ग्रुप, जहां पे आपका R क्या हो सकता है, अल्केन, मतलब आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। सो दीज आर द आपके ईथर, ये हो गए बच्चों आपके ईथर। समझ में आ गया ईथर क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने ये देख लिया कि फिनॉल्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने सिंपल सा देख लिया आपका ईथर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन आई होप आप लोग क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन की तरफ। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम लोग बात देखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे लेसन नंबर 10th में भी हम लोग ने अलग अलग तरीकों से क्लासिफिकेशन किया था। कहीं पे एक हैलोजन प्रेजेंट था तो मोनो हैलोजन, कहीं दो था डाई हैलोजन, तीन था ट्राई हैलोजन, फिर कहीं पे हम लोग ने ऐसे भी क्लासिफिकेशन किया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया था। तो कई अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। जो सबसे पहला तरीका हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, वो है, वो हम लोग यहां लिखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, या तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है एक OH, या तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है दो OH, या तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है तीन OH, ठीक है। तीन से ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं, वैसे हम लोग छोटे बच्चे, छोटे स्टैंडर्ड में ना, ट्वेल्थ छोटा ही है, समझ रहे हो। जब MSc BSc में जाओगे तब पता चलेगा कितनी चीजें हैं, सही है। तो हम लोग बच्चे इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ एक ही OH प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है, मोनोहाइड्रिक का मतलब ये है बच्चों कि आपके पूरे के पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही OH प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पूरे के पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही OH प्रेजेंट है, जैसे CH3OH, ठीक है। सो इस कंपाउंड में अगर आप देखो तो कितने OH प्रेजेंट है, एक ही OH प्रेजेंट है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इट इज मोनोहाइड्रिक। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक, समझ में आई बात, ठीक है। सिमिलरली अगर दो OH प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक, ठीक है, डाईहाइड्रिक कंपाउंड। दो OH प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक कंपाउंड, सही है। इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर जैसे मान लो CH2, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे OH लगा दो, सिंपल है। यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे OH लगा दो। तो अब अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पे डायऑल है, डायऑल, डायऑल मतलब क्या, दो अल्कोहल के ग्रुप हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज डाईहाइड्रिक कंपाउंड। और लास्ट होगा क्या, अगर तीन होगा तो ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड, सही है। लास्ट क्या होगा आपका, ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड, सिंपल है, सिंपल है, बना लोगे। CH2 CH2 नहीं, यहाँ पे भी CH2 ही आएगा, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक, ठीक है। तो दिस इज योर ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल। अगर आप लोग ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में तो आपको एक वर्ड याद होगा ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल में तीन OH होते थे, याद है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, चलो भूल जाते हो, बच्चे हैं कभी कभी, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल,
ये है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पे हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की है, हमने क्लासिफिकेशन की है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं। अगर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक। अगर दो प्रेजेंट है तो डायहाइड्रिक, अगर तीन प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रिक। इसी तरीके से सेम तरीके से आप फिनॉल का भी कर सकते हो, सेम तरीके से आप फिनॉल का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब मेरे पास जगह नहीं है, या इस स्लाइड पे करता हूं मैं, उसके बाद इसको मिटा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको तो यू कैन टेक, यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। हो गया। नाउ दिस इज द अल्कोहल। ये तो हम लोग ने भैया अल्कोहल की बात की है। अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं तो, अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं तो ठीक है, तो फिनॉल्स का भी क्लासिफिकेशन करना है, फिनॉल्स का भी क्लासिफिकेशन करना है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल। इसका भी सेम टू सेम ही है, इसका भी सेम टू सेम ही है, सिर्फ एग्जांपल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था। यहां पे बच्चों चेंज हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। वहां पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, अल्कोहल लिखा नहीं मैंने पर अल्कोहल ही था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक ही OH प्रेजेंट था। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे देखो तो सेम चीज है फिनॉल्स के अंदर भी। फिनॉल क्या है, उधर चले जाओ। फिनॉल क्या है बच्चों, फिनॉल है बच्चों आपका बेंजीन रिंग, या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग जिसके ऊपर OH लगा हुआ हो। तो अगर एक ही OH लगा है एरोमेटिक रिंग पे तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अगर दो OH लगा है तो, अब तो दिमाग चल ही रहा है ना, डायहाइड्रिक फिनॉल, अगर दो OH लगा है तो, अगर तीन लगा है तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। सिंपल है, ठीक है। सो ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका, फिनॉल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जो मैंने आपको शुरू में दिया था, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, दिस इज योर बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या लगा दो, आपका OH लगा दो, सही है। सिमिलरली अगर मैं डायहाइड्रिक फिनॉल की बात करूं तो यहां पे सपोज दैट एक OH यहां पे आ गया, सपोज एक OH यहां पे आ गया, दोनों पैरा पोजीशन पे है, सही है। मान लो आप पैरा से हटा के आप ऐसे भी बना सकते हो, एक आपका OH यहाँ, एक आपका OH यहाँ, ये मेटा पोजीशन, सही है। अगर आपको लग रहा होगा कि पैरा पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन क्या है, तो आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, लास्ट वाला लेसन नहीं पढ़ा है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो चीजें मैंने वहां पर पढ़ाई हैं, जो बेसिक्स मैंने वहां पर पढ़ाए हैं, वो वापस रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, वरना और लंबे लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे, सही है, ठीक है। सो ये आपका पैराऑक्सिल, पैरा पोजीशन, ये आपका मेटा पोजीशन, ऐसे हो सकता है आपका डायहाइड्रिक फिनॉल। वही बच्चों अगर मैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की बात करूं, तीन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। जैसे मान लो मैंने ये एक बेंजीन रिंग ड्रॉ किया, मान लो इसके यहाँ पे एक OH लगा है, यहाँ पे एक OH लगा है, और यहाँ पे एक OH लगा है। सपोज दैट हर तीन पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, दिस इज अवर ट्राइहाइड्रिक, ठीक है, दिस इज अवर ट्राइहाइड्रिक। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आप इसको साइड साइड में भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी एक OH लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो, बट तीन ही OH होना चाहिए, तभी वो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा, ठीक है, चलेगा। तो दिस इज फिनॉल्स क्लासिफिकेशन। इसका एक बार फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ कर रहा हूं मैं। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, अगले कुछ चीजों की तरफ, कुछ कंपाउंड की तरफ। अब अगला टॉपिक है बच्चों आपका अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 कार्बन, उसके साथ OH बॉन्ड। ऐसे अल्कोहल्स बच्चों जो ऐसे कार्बन से अटैच है, जो क्या है, sp3 है, और उनके साथ क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। sp3 क्या, sp3 sp2 इसे भी 11 में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कार्बन एटम, अगर आपका कार्बन एटम, उसके बाजू में जो कार्बन एटम पड़ा है उससे क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने OH लगा भी दिया तो इसकी कितनी वैलेंसी बची है, दो,
एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है। तो अगर आपका ये जो कार्बन एटम जिसपे आपका OH ग्रुप अटैच है, ये जो कार्बन एटम है जिसपे आपका OH ग्रुप अटैच है, ये फुल्ली सेटिस्फाइड है, ये कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर ये सैचुरेटेड है तो इस कार्बन को मैं कहूंगा कि ये भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को मैं कहूंगा कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है ना, उसकी हम लोग पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, उसके अंदर उसका s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल देखते हैं। सही है, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम लोग देखते हैं। सही है, ऐसे ही देखते हैं ना, पढ़े हो कि नहीं? अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछूं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछूं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 1s2 2s2 2p2। सही है, 6 होता है ना, 2 2 4 2 6। सही है, यही कहोगे, यही कहोगे। फिर मैं बोलूं बच्चों कि चलो इसका शेल बनाओ, तो एस का शेल आप कैसे बनाओगे? आप एक शेल बनाओ, एस का एक ही शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और पी का कितना शेल होता है? पी का कितना शेल होता है बच्चों? 3 शेल होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब के ऊपर मैंने एक लेक्चर वीडियोस बनाए हुए हैं। सही है, वो आप लोग देखेंगे, अपलोडेड सेक्शन में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स मैंने पढ़ाए थे उस टाइम पे, आप वो प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था। सही है, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, तो ये सब लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं। सही है, अब ये है आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मली आपका कार्बन रहेगा, पर जब आपका कार्बन किसी से बॉन्ड बनाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रहता, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। किस स्टेट में जाता है बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो जैसे ही आपका ये एक्साइटेड स्टेट में गया, देखो इसका मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसका बनाया, यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे आपका दो कुछ। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करने जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि हंस रूल क्या कहता था कि भैया जो हाफली फिल्ड सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद डबल को भरो, तो जो हाफ फिल्ड होते हैं पूरे के पूरे वो क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। सही है, अगर ये पूरा का पूरा हाफ फिल्ड होगा तो भी स्टेबल होगा, अगर ये पूरा का पूरा फिल्ड होगा तो भी स्टेबल होगा, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन गायब है तो भैया स्टेबल नहीं है। तो होता क्या है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब ये आपका का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाता है? इसके इस लास्ट ऑर्बिटल में चला जाता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाता है? इस लास्ट ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके वजह से आपके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचते और आपके पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन बचते। आपके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, आपके पी ऑर्बिटल में सॉरी आपके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट के टाइम पे आपका एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया? आपके पी ऑर्बिटल में चला गया, जिसकी वजह से आपका जो एस ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और आपका जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तभी तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। मैं क्यों कह रहा हूं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि एक बॉन्ड एस ऑर्बिटल में बनेगा और 3 बॉन्ड कहां बनेंगे? आपके पी ऑर्बिटल में। समझ रहे हो? तो एक एस ऑर्बिटल में 3 पी ऑर्बिटल में, एक एस ऑर्बिटल में 3 पी ऑर्बिटल में, sp3। दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहीं पे डबल बॉन्ड लगा हुआ होता तो ये sp2 हो जाता। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन, आपका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे पेयरिंग हो जाती, आपके पी ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग हो जाती, तो फिर वो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता, तो वहां पे sp2 हो जाएगा। पर sp3 क्यों है? समझ में आया? sp3 इसीलिए बच्चों क्योंकि आपका s ऑर्बिटल का एक एस का एक ऑर्बिटल आपका रिएक्शन में पार्ट लेगा, और पी के तीन इलेक्ट्रॉन आपके पार्ट लेंगे आपकी रिएक्शन में। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? एक्साइटेड स्टेट में आपके एस ऑर्बिटल से ही उठ के आया है। सही है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम लोग ने 11th में पढ़ी हैं। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। सही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, कलर चेंज करने दो, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, तो टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज उसके 4 शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड होते हैं। सही है, इसीलिए ये एस में एक इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है, तो क्या कहना चाहती है आपकी बुक कि अगर आपका जो अल्कोहल है वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, आपका जो अल्कोहल है वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके आप क्लासिफिकेशन हमें बताइए, उसके क्लासिफिकेशन हमें जरा आप बताइए। चलिए बताते। सबसे पहला है बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो हमको देखना है। एक है आपका 1 डिग्री जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं। सही है, एक है बच्चों आपका 2 डिग्री, तो मैं साइड कर रहा हूं।
एक है बच्चों आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे डॉट कर दे रहा हूँ, अल्कोहल आप देख लेना क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। 2 डिग्री को मतलब 2 डिग्री है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। और लास्ट है हमारा बच्चों टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल, हम लोग 3 डिग्री भी लेते हैं। अब क्या होता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे भी इसका 1 डिग्री लिख देता हूँ तो बता दें। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग ने ऑलरेडी बात की हुई है हमारे लास्ट के लेक्चर में, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, H3 और आपका OH, सही है। एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ मैं, CH3 H और OH, सही है। एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ मैं, CH3 यहाँ डाल रहा हूँ मैं OH। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अगर बच्चों आप पहले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो आपका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच होता है, आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप जो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। तो अगर आपका अल्फा कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कुछ भी बोल सकते हो, तो अगर आपका अल्फा कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो मतलब आपका अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब क्या है कि आपका OH जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल, सही बात है, ठीक है। सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में क्या सीन है, ये OH है तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। अब यहां पर अगर आप अल्फा कार्बन देखो तो यहां का अल्फा कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो अगर आपका अल्फा कार्बन जो OH जिससे लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, तो अगर आपका अल्फा कार्बन 2 CH3 से अटैच है, 2 CH3 से मतलब 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 यानी सेकेंडरी, वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलर सी चीज यहां पे भी है। टर्शरी का मतलब क्या है कि आपका जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच होने चाहिए। तो अगर आप इस कार्बन को देखो तो यहां से भी CH3 से अटैच है, यहां से भी CH3 से अटैच है और यहां से भी CH3 से अटैच है, तो मतलब आपका ये कार्बन 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप से अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज अ टर्शरी अल्कोहल। समझ रहे हो? सो दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉर यू। हो गया ये, आगे बढ़े, हो गया, ठीक है। चलो इसी के अंदर 2 चीजें और पढ़नी है हमको। इसी के अंदर हमको बच्चों एक और चीज दी हुई है, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। अब अलाइलिक अल्कोहल में भी जो आपका अल्कोहल है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही अटैच होता है। कैसे? अलाइल क्या होता है? अलाइल ग्रुप मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है पहले भी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका अलाइलिक ग्रुप है। जिसने लेसन नंबर 10 नहीं पढ़ा मुझसे उसको नहीं पता होगा ये क्या होगा, पर अगर आपने मुझसे पढ़ा है पहले के 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था कि अलाइल ग्रुप क्या होता है, अलाइल ग्रुप क्या होता है। तो दिस इज योर अलाइल ग्रुप। अब मान लो बच्चों इसके अंदर से मैंने ये CH3 हटा के CH2 डाल दिया और उससे मैंने क्या अटैच कर दिया, एक OH अटैच कर दिया। तो ये OH भी किससे अटैच है? ये OH बच्चों ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कोई भी डबल बॉन्ड है क्या, कोई भी कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता तो किस्सा अलग हो जाता, फिर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता, पर यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड ऐसे कंपाउंड को जहां पर आपका अल्फा कार्बन, दिस इज और अल्फा कार्बन क्योंकि आपका OH इस कार्बन से अटैच है, तो ऐसे कंडीशन में जब आपका अल्फा कार्बन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो डबल बॉन्ड बना रहा है, अल्फा कार्बन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे पूरे कंपाउंड को हम लोग अलाइलिक कहते हैं। सही है? सो दिस इज द अलाइलिक अल्कोहल। ये किसका एग्जांपल है बच्चों? अलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल है। इसी तरीके से एक और चीज है, इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया था बच्चों बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक भी मैंने आपको सिखाया हुआ है।
बेंजाइलिक अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है? बेंजाइलिक से हमको समझ में आ रहा है कि बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, तो दिस इज योर बेंजीन ग्रुप। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर आप बेंजीन पे OH अटैच कर दोगे तो वो फिनॉल हो जाएगा, वो आपका बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। होता क्या है कि आपके बेंजीन पे एक CH3 अटैच होता है, दिस इज योर बेंजाइलिक ग्रुप। और अगर मैं इस CH3 को एक OH हटा के यहां से अगर मैं OH ज्वाइन करवा दूं, अगर आपका एक अल्कोहल ज्वाइन करवा दूं, तो दिस इज योर बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ रहे हो? बेंजाइलिक का मतलब ये है ना, जाइलिक आइलिक क्या बोलते हैं इसको, वाइलिक, जो भी है, इस वर्ड का मतलब ही होता है एक आपका मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज योर बेंजीन। बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और उससे आपका OH अटैच्ड है। तो ये है बच्चों आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, जहां पे आपका OH जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से नहीं अटैच होगा, वो एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन आपका बेंजीन से अटैच है। दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग। समझ रहे हो? सो दिसे हम लोग क्या, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? और अगर आप यहां पे भी देखो तो आपका जो OH है वो जिस कार्बन को अटैच है वहां उस कार्बन पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बना है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ लो, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई पर कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, सो आई होप आप लोग को बेंजाइलिक अल्कोहल भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे। आ जाइए, कहां है स्लाइड? हाँ, नेक्स्ट क्या है बच्चों? अल्कोहल कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड। मतलब ऐसा आपका जो OH मॉलिक्यूल है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन क्या होगा? sp2। अब sp2 कौन होता है? जो कार्बन डबल बॉन्ड बना है। हमेशा याद रखो, जो कार्बन बच्चों आपका डबल बॉन्ड बना है वो sp2, अगर यही ट्रिपल बॉन्ड बना लेता तो sp हो जाता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। बाय, चलो मैं डी नीचे लिख रहा हूं बॉन्ड का, समझ जाना। ठीक है, दिख रहा है ना डी? हाँ सही है, वहां पे लिखने का नहीं हो रहा है। तो अगर आपका कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है बच्चों तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सही है। अब डबल बॉन्ड किस में बनता है? डबल बॉन्ड बनता है भैया विनाइलिक में। का बेस्ट एग्जांपल है विनाइलिक में। ठीक है, सो विनाइलिक अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। मतलब अगर आपका विनाइलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किसी भी OH ग्रुप, OH कंपाउंड से, तो वो क्या हो जाएगा? आपका विनाइलिक अल्कोहल। और यही आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे आप इथीन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग विनाइलिक भी बोलते हैं। इसी को आप इथीन कह सकते हो, इसी को विनाइलिक भी कह सकते हो। तो मान ले मैंने यहां से एक या छटा के क्या ऐड कर दिया? आपका OH अटैच कर दिया। तो अब अगर आप देखो, आपका जो OH है वो उस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। और ये कार्बन बच्चों डबल बॉन्ड बना रहा है। इसके पहले जो कार्बन थे वो कभी डबल बॉन्ड नहीं बना रहे थे, इसके पहले जो कार्बन थे वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना रहे थे। ध्यान से देखो, इसके पहले जो कार्बन थे जिससे आपका ऑक्सीजन OH अटैच है वो कभी भी आगे डबल बॉन्ड नहीं बना रहे थे, अल्फा ग्रुप कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना रहे थे। पर यहां पर बच्चों आपका जो अल्फा कार्बन है वो क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। ये है बच्चों आपका विनाइलिक अल्कोहल, इसे हम लोग बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, या फिर आप इथाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हो। हो गया? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो बच्चों, एक लास्ट क्लासिफिकेशन बची हुई है जो है आपकी ईथर्स की। ठीक है, ईथर की क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है, बस उतना ही आज के लेक्चर के लिए हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो ईथर की क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपके काफ़ी बार एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। सो नेक्स्ट है बच्चों अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, समझ में आ रही है बात? अब इसका क्लासिफिकेशन हमें किस बेस पे करना है भैया? इसका क्लासिफिकेशन हमको करना है बच्चों टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, किस बेसिस पे करना है बच्चों? टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। समझ लो क्या होता है ईथर? ROR में आपका R अलग भी हो सकता है, R आपका सेम भी हो सकता है। अब इसी चीज पे बच्चों आपका डिवीजन है, इसी चीज पे आपका डिवीजन है। दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है आपका ईथर, दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक है आपका सिमेट्रिकल ईथर,
सिमेट्रिकल ईथर और एक आपका नॉर्मली अनसिमेट्रिकल ईथर। देख रहे हो कितना आसान है, और ये एग्जाम में आता है, इसे मार्क करके रख लो, इसे मार्क कर लो अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो, क्योंकि ईथर का क्लासिफिकेशन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है आपकी बोर्ड की, ठीक है। तो इसे मार्क करके रखना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, देखो सीखो, कुछ एकदम ईजी है। क्या कह रही है आपकी बुक? आपकी बुक कह रही है कि ईथर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका सिमेट्रिकल ईथर और एक है बच्चों आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, इसका मतलब क्या है? सिमेट्री क्या होती है? याद है आपने 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ी होगी, साइंस 2 पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोग रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री पढ़ते थे ना। तो याद करो बायलैटरल सिमेट्री क्या था। बायलैटरल सिमेट्री कि अगर आप किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी एनिमल को सेंटर से काटो तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप उसे सेंटर से कट करो तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एकदम सेम टू सेम। जैसे मान लो आप मुझे काट रहे हो, ठीक है, काटना मत वैसे, पर इमेजिन करते, ठीक है, आपने मुझे यहां से कट किया, यहां से ऐसे एक चाकू लाया आपने और यहां से मुझे कट करना शुरू किया और आपने ऐसे काटते लेके चले गए मेरे को, सही है। तो आप क्या देखोगे कि भैया जब दो अलग अलग पार्ट हुए तो इस पार्ट में भी वही चीज है जो इस पार्ट में, यहाँ पे भी एक आंख है, यहाँ पे भी एक आंख है, जो नोज है वो आधा आधा बढ़ गया, जो माउथ है वो आधा आधा बढ़ गया, यहाँ पे एक कान है, यहाँ पे एक कान है, समझ लो। तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि भैया एक हाथ इस पार्ट में भी चला गया, एक हाथ इस पार्ट में भी चला गया। तो मतलब इस बंदे को, यानी मुझे अगर आप बीच से काट रहे हो तो आपका जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड से एकदम इक्वल होगा। मतलब दोनों पार्ट क्या होंगे? एक दूसरे से एकदम इक्वल होंगे। इसे ही हम लोग सिमेट्री कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या? सिमेट्रिकल ईथर बच्चों उस ईथर को कहेंगे जहां पर दो सेम ग्रुप आपके ईथर में प्रेजेंट हो। जो आपका अल्काइल ग्रुप है ना, ROR, ये दोनों के दोनों अगर सेम टू सेम होंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो दोनों एकदम डिट्टो सेम टू सेम होंगे तो उसे मैं सिमेट्रिकल ईथर कहूंगा। जैसे एग्जांपल देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे CH3O CH3, अगर आप इसे बीच से कट करो, मान लो इस मॉलिक्यूल को आप यहां से ऐसे बीच से कट कर रहे हो, तो यहां पे भी आपका आधा O यहां चला जाएगा, इधर भी CH3 इधर भी CH3। तो मतलब ये आपका क्या है? दोनों के दोनों साइड सेम टू सेम है, तो ये है आपका सिमेट्रिकल ईथर। सही, इसका नाम क्या है? मिथाइल ईथर। पढ़ाऊंगा आप लोगों नोमेनक्लेचर में, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपका बेंजीन रिंग है, छोटा ही बना रहा हूं मैं, जगह की कमी है बच्चों, ये भी है, सही है। तो यहाँ पे भी बेंजाइल ग्रुप है, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे भी बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन, और बीच में क्या है आपका? ऑक्सीजन। तो अगर आप देखो कि दोनों के दोनों क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या है? आजू बाजू दोनों के दोनों अल्काइल क्या है? सेम है। यहाँ पे लिख लो सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है। मैं ग्रुप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो अगर सेम टू सेम बच्चों ग्रुप है दोनों साइड में, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, मान लो यहाँ पे C2H5 यहाँ पे भी C2H5, सिमेट्री। यहाँ पे कोई भी ग्रुप होने दो, दोनों साइड अगर सेम ग्रुप आपको दिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? सिमेट्रिकल ईथर। तो S फॉर सिमेट्री, S फॉर सेम, ठीक है, S से याद करो सिमेट्री और S फॉर सेम। तो अगर सिमेट्रिकल होगा तो दोनों सेम कंपाउंड, सिमेट्रिकल होंगे तो सेम कंपाउंड, ही याद करने का तरीका है। अगर ये सेम है तो ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अपोजिट है भैया, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। अब सेम चीज है, यहां पे भी दोनों एलिफेटिक हो सकते हैं, दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे है CH3O C2H5। तो अगर आप देखो बच्चों, इस O की तरफ यहाँ पे CH3 है, मीथेन है, मिथाइल ग्रुप है, पर यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया, तो दीज बोथ आर नॉट सेम, ये आपके अनसैचुरेटेड हो गए, समझ लो। या फिर ऐसा भी हो सकता है CH3O बेंजीन ग्रुप, समझ लो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? आपका बेंजीन ग्रुप आ गया, सही है। तो अभी भी आप देखो तो दोनों क्या है? डिफरेंट कंपाउंड है, तो दोनों क्या हो गए बच्चों? अनसिमेट्रिकल हो गए। दोनों क्या हो गए? यहाँ पे अनसिमेट्रिकल हो गए हैं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका ईथर का क्लासिफिकेशन। देखा कितना सिंपल है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया? चलो ठीक है। सो बच्चों इस
क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आज पढ़ाया है ये समझ में आया होगा। इसे एक बार बुक में लिखना, प्रैक्टिस करना, एक दो बार लिखना, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बताऊंगा कि कैसे नेमिंग करनी है, क्योंकि नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि आपको उस रिएक्शन के नीचे उसका नाम लिखना ज़रूरी है। उस रिएक्शन के नीचे उसका नाम लिखना आपको लिखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो नाम पता होना ज़रूरी है आपको केमिकल्स के। उसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है रिएक्शन के, तो उसके लिए भी नाम ज़रूरी है। IUPAC हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये वीडियो ही ऑलरेडी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो बच्चों में मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को ध्यान दो, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सही है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कोई भी डाउट आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड आप आ सकते हो मेरे इस इंस्टाग्राम पे, सही है। यहाँ पर आकर आप मुझे मैसेज कर देना कि भैया मुझे ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा, तो वहाँ पर आपके डाउट रिजॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे वहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं, रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, चलेगा। तो बच्चों एंड करता हूँ इस लेक्चर को। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।